यस, हेलो एवरीवन। आज के द हिंदू में एक आर्टिकल है जिसका हम एनालिसिस भी करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जानकारी ज़रूरी है उसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जो भी डेटा है वो पीआईबी की तरफ से आए हैं और ये डेटा अक्टूबर 2025 में रिलीज किए गए थे, लेकिन न्यूज़ आज यानी कि 3 जून 2026 का है। तो ये आर्टिकल जो है इसमें लिखा है कि एक्सट्रीम हीट के कारण भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन का एक रिकॉर्ड है वो अफेक्ट हो रहा है। तो पहले ये जो रिकॉर्ड की बात की गई है वो हम समझेंगे। मिल्क प्रोडक्शन में आज के टाइम में भारत नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है और यूएसए जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप गूगल करेंगे तो जो डेटा आपके सामने आएगा वो करीबन 239 मिलियन टन का है भारत के प्रोडक्शन का। सेकेंड नंबर पे अमेरिका है तो 102 मिलियन टन है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है, फिर चाइना है, ब्राजील है। पूरी दुनिया में मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसका लगभग 25% यानी एक चौथाई मिल्क प्रोडक्शन अकेले भारत से आता है। तो ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इंडिया के पास 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है। तो हम इसमें लीड कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पीआईबी के कुछ वर्ड्स, मतलब पीआईबी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया कंटिन्यू करता है फर्स्ट पोजीशन इन होल्डिंग, कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस कंट्री का है लगभग 1/4 है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। हमारा जो डेयरी है वो लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया है। यानी 8 करोड़ किसान लगभग 5% ऑफ आर नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहां पे आपको क्या समझना है कि 5% ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ऑफ नेशनल इनकम, ये आ रहा है डेयरी से। और ये जो डेयरी से आ रहा है इनकम, ये लगभग 8 करोड़ किसान को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि रोजगार दे रहा है। ये डेटा आपके पास होना चाहिए। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते जा रहा है। यानी पिछले 10 साल का अगर हम डेटा देखते हैं, पिछले 10 साल के डेटा में 65% मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, राइट। तो ये 146.3 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हो गया है इन 10 ईयर्स। इन 10 ईयर्स, 10 सालों में, यानी 65% ये राइज किया है, ये बढ़ चुका है मिल्क का प्रोडक्शन, राइट। पर कैपिटा सप्लाई, पर कैपिटा सप्लाई यानी कि एक किसान जो मिल्कमैन है वो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से भी लगभग 471 ग्राम पर डे ये बढ़ गया है, ठीक है। 471 ग्राम से भी अधिक ये पर डे बढ़ चुका है। अगर हम इंसेमिनेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बहुत बड़े नंबर पे कैरी आउट हुआ और ये 565 लाख तक हुआ है 2025-26 के रिकॉर्ड के अनुसार। तो एक और डेटा जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो डेटा ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये भी फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में ये कितना हो चुका है, तो ये 565 लाख तक जा चुका है, राइट। अब इन सब डेटा के बीच में हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल एक यहाँ पे मिल्कमैन है उनके बारे में ये लिखा गया है। इनका कहना है कि क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है नॉर्थ इंडिया में, अब जो गाय के बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट बहुत छोटे हैं और मतलब उनमें बाल नहीं है, रोआ नहीं है, और इस कारण से अब किसानों को ज्यादा उनके रिकवरी के लिए काम करना पड़ रहा है, उन पे ज्यादा पैसे खर्च भी करने पड़ रहे हैं, उनको बॉटल मिल्क देना पड़ रहा है, तभी जाके वो इंप्रूव कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है।
तो क्लाइमेट चेंज हमारे अर्थव्यवस्था को इस तरह से भी प्रभावित करती है, अपने इकोनॉमी को इस तरह से भी प्रभावित करती है, क्योंकि अभी हमने एक लगातार रिकॉर्ड सुने जो कि पीआईबी में दिए हैं कि 5% अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 8 करोड़ किसान इसमें इन्वॉल्व हैं, मिल्क प्रोडक्शन 65% तक राइज किया है। 10 साल पहले हम 146 मिलियन टन पे थे, अब हम जाकर 239 मिलियन टन पे पहुंच चुके हैं। 2014-2024 का कंपैरिजन हमने किया, प्रोडक्टिविटी 26% तक बढ़ चुकी है। पर कैपिटा में भी हमने देखा कि पर कैपिटा में लगभग 471 ग्राम पर डे पर पर्सन मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन नाउ अगेन एनवायरनमेंट का ये क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। ये जो एक छोटा सा किसान है जिनका नाम नीरज भारद्वाज है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू, ये जो रिपोर्ट कवर किया गया है, तो उनके 6 गाय हैं जो कि दिल्ली के पास ये रहते हैं और एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है। अब ये जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है, ये लगभग 25% पूरी दुनिया का मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। 1/4 ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 5% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये द हिंदू फिर से इसको रिपीट करता है, और लगभग 8 करोड़ किसान यानी कि 80 मिलियन फार्मर इसमें इन्वॉल्व है। फिर से सेम डेटा है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि ये डबल हो जाएगा 2050 तक, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा अभी का प्रोडक्शन है इसको डबल करने की बात की जा रही है, यानी लगभग ये 480 मिलियन टन ये हो जाएगा साल 2050 तक। ये हमारा टारगेट है कि इसको हमको ये अचीव करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक्सट्रीम हीट है। एक्सट्रीम हीट होने के कारण जैसे हम लोग का भी पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, तो गाय भी कम चारा खाती है, जिस कारण से कम मिल्क प्रोड्यूस होता है। और जैसे जैसे ये मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसके जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो गाय है वो भी काफी कमजोर ऑफस्प्रिंग ये पैदा हो रहे हैं। इस कारण से जो फर्टिलिटी है, जैसे कूल जगह पे ज्यादा फर्टाइल रहती है गाय, अब गाय में भी बांझपन, इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है। ये चीज यहाँ पे है। इस तरह से आप देखिएगा कि एक किसान का कहना है कि पिछले बार से 30% कम हमने मिल्क प्रोड्यूस किया, कम मिल्क प्रोडक्शन हुआ। इनके एक तबेले की बात हो रही है ये। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से वही चीज है कि 239 मिलियन टन हमने मिल्क प्रोड्यूस किया था, और ये करीबन 64% पिछले 10 सालों में बढ़ा है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन का कहना है कि इसी तरह से अगर गर्मी बढ़ती रही तो गाय की जो एनर्जी है वो मिल्क प्रोडक्शन से खत्म होकर या रिप्रोडक्शन से खत्म होकर वो ज्यादा से ज्यादा जैसे पसीना, गाय का जो वाटर लॉस होता है, या गाय अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो एनर्जी लगा रही है, तो वो उधर ज्यादा डाइवर्ट होगा, राइट? इनका कहना है कि गाय को ठंडा रखने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा इनको पंखे लगाने पड़ रहे हैं ताकि हीट का प्रॉब्लम ना हो, तो 2 लाख रुपए तक ये खर्च कर रहे हैं, यानी साल भर में ये 50,000 रुपए तक इनके इसी चीज में ज्यादा खर्च हो जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिडिल इनकम कंट्री, जहां पे एक नॉर्मल किसान का कहना है जिसके पास 6 गाय है कि इनके 50,000 रुपए साल भर में इस चीजों पे खर्च हो जा रहे हैं। तो आप देखिए ये आर्टिकल कितना ज्यादा डायमेंशंस को कनेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी में मिल्क प्रोडक्शन, उसके बाद सोशल एस्पेक्ट में कि फार्मर का किस तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज पे क्या प्रभाव है, और आगे की जो नस्ल है, यानी आगे की जो नस्ल है वो कितनी ज्यादा इससे प्रभावित होती है। हमने बोवाइन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की थी, जहां पे हमने देखा कि चाइना और जर्मनी को क्रॉस करते हुए हमारी बोवाइन प्रोडक्टिविटी भी काफी तेजी से बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट करती है कोऑपरेशंस को, कोऑपरेटिव्स को, सहकारी समिति को। तो कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर को जब हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे देश में 22 फेडरेशन है, 25 मिल्क प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे देश में, जो कि लगभग 2.5 लाख गांवों को कवर कर रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोऑपरेशन की बात करेंगे, जैसे कुछ डेटा तो हमारे दिमाग में फिट हो गया है कि 5% हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है, यहां से 5% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, 8 करोड़ ऐसे किसान हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 239 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन हो रहा है साल 2024-2025 का डेटा हमारे पास है।
और अगर हम इसके पहले जाएंगे तो 146 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा था जब हमारे पास डेटा 2014 का था। यानी कि हमारा कहना है कि 10 सालों में हमारा प्रोडक्शन लगभग 64% 65% बढ़ा है, और अभी हम 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में है। ये हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% भारत दे रहा है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में भी हम जान रहे हैं कि 471 ग्राम पर डे पर पर्सन, मतलब पर पर्सन का मतलब है कि वो उसकी जो मजदूरी होगी, इतना ये राइज किया है। वी आर हैविंग दीज डेटास। आप देखिएगा कि बोवाइन प्रोडक्टिविटी में भी, यानी कि एक गाय जितना दूध दे रही है, तो बोवाइन प्रोडक्टिविटी में भी हमारा जो डेटा है वो कहता है कि हम 25% बढ़ चुके हैं, जिसमें हमने चाइना और जर्मनी को भी सरपास कर दिया है। उसके बाद हमारे पास 22 ऐसे संस्थान हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव हैं जो कि दुनिया भर में काम कर, मतलब देश भर में काम कर रहे हैं, और 25 इसमें से मिल्क प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो कि मिल्क और उसके बाकी प्रोडक्ट्स को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा कोऑपरेटिव का जंजाल भी बहुत बड़ा है, यानी कि 22 यहाँ पे फेडरेशन आप लिख दीजिए या कोऑपरेशन लिखे, और 25 मिल्क प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कवर कर रहे हैं करीबन 2.35 लाख विलेजेस को। ये इतने गांव को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और इन गांव में से भी करीबन लगभग 1.25 करोड़ किसान इन चीजों में, ठीक है, 1.25 करोड़ जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं इस कोऑपरेटिव्स में, राइट। तो ये बड़ा वर्कफोर्स है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विमेन जो है उस इस वर्कफोर्स का 70% है, राइट। 35% जो कोऑपरेशंस में काम करते हैं, 35% महिलाएं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो अब देखिए ये टॉपिक आपका विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है कि 70% इसका जो टोटल फोर्स है वो महिलाओं का फोर्स है, ये वर्कफोर्स महिलाओं का है, जिसमें से 35% ये हाईली एक्टिव है। तो ये एम्प्लॉयमेंट बेस भी है, ये फार्मर शेयर भी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है, और मैल न्यूट्रिशन का मिटिगेशन भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब यील्ड कम होगा, उसमें डेफिसिट होगी, हमारे पास उतना चारा नहीं है, लेबर कॉस्ट हम उतना नहीं दे पा रहे हैं, और ऑटोमेशन में अभी भी हम पीछे हैं। और उसके बाद एक प्रॉब्लम भी आ जाता है गाय में, जैसे कि आपने कुछ डिजीजेस का नाम सुना होगा जो कि लंपी स्किन डिजीज है, राइट। कभी कभी न्यूज में ऐसे आता है कि लंपी स्किन वायरस डिजीज ये गाय में हो जाता है, जिस कारण से मिल्क प्रोडक्शन और कम हो जाता है, राइट। अब इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, यहाँ पे अभी तक हमने क्या समझा, हमने अपना जो भी आज का टॉपिक उसमें हमने डेटा जाना, उसमें हमने चैलेंजेस जाने, राइट, फिर अपने देश के फीचर्स जाने, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो तो आपकी सोचने वाली बात है कि इसका क्या महत्व है। अब हम ये जानने वाले हैं, देखिए आप कितने सारे डायमेंशंस हमने कवर किए हैं, अब हम ये जानने वाले हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन। जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये एक स्कीम है जो कि सरकार ने साल 2014 में लॉन्च की थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सेंटर सेक्टर स्कीम है, जहां पे हम इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ गाय, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम होता है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हमने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट लॉन्च किया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, और ये साल 2021 में लॉन्च किया गया, ये साल 2021 में लॉन्च किया गया, जहां पे हम डेवलप कर रहे हैं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि जो गाय है वो ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोक्योरमेंट्स हो सके, उसको उनकी प्रोसेसिंग हो सके, और जो भी उत्पादन है उसका अच्छा मार्केटिंग हो सके, राइट। लाइफ स्टॉक के हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, क्योंकि हम बात करते हैं वन नेशन वन मैन वन एनिमल, तो हमने यहाँ पे लाइफ स्टॉक के जो लाइफ स्टॉक जहां पे हैं उनके हेल्थ एंड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और यही इसी समय में 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। 2024 से 2026 का ये मतलब बैंडविड्थ है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया गया है, तो हम ऑलरेडी एक फंड की बात कर रहे हैं जो कि ऑल इंडिया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है, इसके डेवलपमेंट के लिए डीएफ है ये, यानी कि एक फंड बनाया गया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का कहना है कि ओवर द 5 years
हमारा मिल्क प्रोडक्शन 50% बढ़ना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है वो भी ध्यान रखना है। आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जब 2.0 की हम बात करेंगे तो साल 2024-2025 से अगर हम इसको लॉन्च करते हैं साल 2029 के बीच में, तो हमको 50% इसमें इंक्रीज करना है। और आप जानते हैं कि 100% अभी के समय से इंक्रीज करना है हमको साल 2050 तक, ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, हम ब्राजील मॉडल ले सकते हैं, जेनेटिक सिलेक्शंस पे ध्यान दें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो भी इनके डिजीज है उस पर ध्यान दें, और जो इंसेमिनेशन होता है उसमें सेक्स सॉर्टेड रहे, यानी कि जो मादाएं हैं उसका ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। इन चीजों पे ध्यान देके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो अब आपने समझा कि एक आर्टिकल हम कैसे पढ़ते हैं। इस आर्टिकल को हमने पढ़ा, उसके बारे में जो गवर्नमेंट के डेटा है वो हमने कलेक्ट करे, उसके जितने डायमेंशंस हैं वो देखने की कोशिश की, उसको बाकी सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, एनवायरनमेंट से, सोशल एस्पेक्ट से कवर किया। इसी को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ यूपीएससी। अगर ये अप्रोच आपको अच्छा लगा तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रह सकते हैं यूपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब सेशन पे। थैंक यू। जय हिंद।